तो हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सच में बहुत एक्साइटेड था फर्स्ट चैप्टर को लेके। उसके बाद एक्साइटमेंट जब डबल हुई, मैंने देखा कि आप लोगों ने यूट्यूब पर इतना भर भर के प्यार दिया है, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर, फेसबुक पर, मतलब थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो उसकी वजह से मैंने बहुत जल्दी उसका चैप्टर फर्स्ट लिख लिया है और उसके बाद चैप्टर सेकंड पर भी हम आएंगे, जो हमारा फुल्ली फाइनल होगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर, द स्प्लिट गर्ल। मयंक एक पिछड़े परिवार से आता था। मयंक बेसिकली रहने वाला ग्वालियर का था, जिसकी माँ सिलाई बुनाई का काम करती थी और उसके पिताजी सरकारी स्कूल में एक चपरासी थे। मयंक बहुत मेहनती लड़का था। उसने अपनी बलबूते पर और स्टडीज की दम पर उसने दिल्ली में एक सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले लिया था, जहां से वो बीए कर रहा था। और प्रेजेंट डे में अभी उसका बीए का फाइनल ईयर चल रहा था। काफी खुश था अपनी मेहनतों के दम पर, बहुत कुछ करना चाहता था और उसका सपना एमपीपीएससी क्रैक करने का था, जिससे कि वो अपने परिवार में रहने वाले सभी सदस्यों को एक बेहतर जिंदगी का अनुभव करा सके। तो कहानी हमें सीधी ले जाती है उसी के सरकारी कॉलेज के बाहर के पार्क में, जहां पर मयंक और मयंक की पूरी टोली बैठी हुई है, गप्पे मार रहे हैं, लंच कर रहे हैं फ्री टाइम में। तो मयंक और मयंक का दोस्त संदीप दोनों बात कर रहे थे। संदीप भी बेसिकली इंदौर से बिलोंग करता था, तो इन दोनों की जल्दी दोस्ती हो गई, क्योंकि ये दोनों ही मध्य प्रदेश से बिलोंग करते थे। ये दोनों बात कर रहे थे कि नेक्स्ट जो एमपीपीएससी आने वाला है उसका क्या कैसा क्या रहने वाला है। दोनों बहुत गहन चर्चा में लगे हुए थे। तभी इनके ग्रुप की एक और सदस्य वहां पर आती है, वर्णिता। वर्णिता कहने को उत्तराखंड से थी, पर नेचर वाइज बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही शांत लड़की थी। उसकी डिसेंसी का चर्चा पूरे कॉलेज में होता था। लिटरली उस जैसी खूबसूरत व डिसेंट लड़की मयंक जैसे गरीब लड़के के साथ मैच नहीं होता था। तो काफी लोग इस चीज से जलते भी थे, पर मयंक में जो सादगी थी वो वर्णिता को बहुत पसंद थी, और इसी वजह से वर्णिता उसके ग्रुप में उसके साथ रहती थी। लाइक मयंक का वो नेचर जिसमें वो ज़्यादा शो ऑफ नहीं करता है, लाइक जितना है उतने में खुश है, बहुत सुकून और बहुत ही सादगी भरी ज़िंदगी जीना पसंद करता है। एम्स बड़े हैं, मेहनती लड़का है। व्हाट, हर लड़की को ये पसंद होता है। वर्णिता को भी सेम था, पर वर्णिता का डेस्परेशन अलग लेवल का था। वर्णिता को मयंक अपने फ्यूचर हस्बैंड के तरह दिखता था। तो वर्णिता बेसिकली मयंक को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। उसका फर्स्ट क्रश आई थिंक मयंक ही था, है ना। तो इसीलिए वो उसके ग्रुप में थी। नाउ द डे, ये लोग बातचीत कर रहे थे और तभी वर्णिता आती है और कहती है, क्या तुम लोगों को पता है दिवाली की छुट्टियों में आप मतलब हम लोग क्या करने वाले हैं, दिवाली की छुट्टी में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो मयंक बोलता है कि यार मैं तो अपने घर जाऊंगा वापस, काफ़ी टाइम हो गया है, मैं घर भी नहीं गया हूँ। वैसा ही संदीप का स्टेटमेंट था कि भाई मुझे भी घर ही जाना है। एक्चुअली पेरेंट्स नया व्हीकल परचेस कर रहे हैं, तो उन्होंने बोला था कि भाई तुम आ जाओ जल्दी से, तो अपन साथ में करते हैं। तो वर्णिता लाइक मैंने सोचा था कि कहीं के पर जाएंगे, कैंपिंग वगैरह करेंगे। हाँ, बेसिकली देखा जाए तो वर्णिता के फादर भी स्कूल लाइन से थे, पर वो हेड मास्टर थे, और उसकी जो मम्मी थी वो प्रोफेसर रैंक की थी। तो ये अपर मिडिल क्लास लाइक कह सकते थे वर्णिता के परिवार को। तो उसको फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं थी, एंड शी इज़ वेल मेंटेन, सारी चीज़ें करके रखती थी। बट सेम टाइम पे यहाँ पे मयंक का बिल्कुल अलग था। मयंक उतना वेल मेंटेन नहीं रखता था चीज़ों को, फाइनेंशियली बहुत वीक था।
तो जो भी उसको सरकारी मिलता था, लाइक फंड्स जो आते थे कॉलेजेस के, है ना, उनसे ही वो अपना खर्चा पानी चलाता रहता था। थोड़ा बहुत घर से आ जाता था तो उससे वो चीज़ें को मेंटेन करने की कोशिश करता था। पर वर्णिता का कुछ और था। वर्णिता को चाहिए था कि भाई हम छुट्टियों में थोड़ा घूमने जाएं और टाइम स्पेंड करें, जिससे कि एक दूसरे के प्रति उसका लगाव बढ़ सके। उसका सोचना ये था मयंक के प्रति। तो मयंक और संदीप का सब कुछ शॉर्ट आउट था कि भाई उनको तो घर जाना है, पेरेंट्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, उसके बाद वो वापस आके अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि फाइनल ईयर है तो ज़्यादा स्टडीज़ लगेंगी। और एज वेल एज उनका मोटिव अलग था कि भाई बीएससी निकालनी है तो ज़्यादा मेहनत लगेगी, ऑब्वियस सी बात है। तो उसके साथ साथ वो भी चला रहा था। फाइनली दिवाली की छुट्टी लग जाती है। नाउ द टर्निंग पॉइंट इज मयंक संदीप निकल जाते हैं घर के लिए, साथ ही साथ वर्णिता भी अपने घर के लिए निकल जाती है। वर्णिता का शॉर्ट आउट था। वर्णिता को ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए था। उसकी बीए कंप्लीट होने के बाद शी वांट टू बिकम एन अ टीचर। उसको बस टीचिंग करना था, उससे रिलेटेड उसकी सारी डिग्रीज करनी थी, जो भी डिप्लोमास करने थे वो करना था। दैट उसका शॉर्ट आउट था, क्योंकि वो अपने बचपन से लेके बड़े हो तक अपने माता पिता को देखती हुई आ रही थी एंड शी इज रियली इम्प्रेस्ड कि भाई उनकी लाइफ अच्छी है, शॉर्ट आउट है, ये करना होता है वो करना होता है, दैट्स इट। उसको टीचर बनना था। पर उससे बड़ा गोल उसके सामने एक और था। वो इतनी डेस्परेट थी मयंक को लेके कि भाई उसे वो चाहिए था। लाइक होते हैं कुछ लोग जिनको अपनी लाइफ में उनके गोल, उनके परसेप्शन को साइड में रख के उनका एक चीज़ हो जाता है कि भाई उनको उनका क्रश चाहिए ही चाहिए, चाहे दुनिया मिले या ना मिले। वर्णिता बेसिकली उन्हीं लोगों में आती थी। तो जैसा कि बात पहुंची थी कि ये लोग तो निकल लिए थे, मयंक और संदीप। वर्णिता भी अपने घर के लिए निकल गई। सो नाउ द टर्निंग पॉइंट। वर्णिता अपने घर पहुंची। यहाँ पे मयंक और संदीप भी अपने घर पहुंच चुके थे। ये लोग अच्छे तरीके से अपनी दिवाली सेलिब्रेट कर रहे थे, अपने पेरेंट्स के साथ एंजॉय कर रहे थे। सेम वर्णिता भी वहाँ पे यही कर रही थी। बट एक और खुशखबरी वर्णिता का इंतजार कर रही थी। उसकी बचपन की बेस्ट फ्रेंड, उसकी स्कूल की बेस्ट फ्रेंड देवांशी। देवांशी और वर्णिता बचपन से ही बहुत अच्छे दोस्त थे, बहुत अच्छे, मतलब बेस्ट एंड बेस्ट टाइप के। मतलब उन्हें कोई तीसरे की जरूरत ही नहीं पड़ी कभी। पर जैसे जैसे स्कूलिंग खत्म हुई, वर्णिता बड़ी हुई, वर्णिता को कॉलेजेस चाहिए थे, तो वर्णिता एज वेल एज पढ़ाई में अच्छी थी तो उसको दिल्ली में सरकारी कॉलेज मिल गया। पर देवांशी उतनी अच्छी नहीं थी तो उसने लोकल कॉलेज में रहकर अपनी पढ़ाई की। अब पढ़ाई के साथ साथ उसका फाइनल ईयर में रिश्ता तय हो गया। एंड गेट्स व्हाट, जब वर्णिता को ये पता चला कि देवांशी अपने स्कूल के क्रश के साथ शादी कर रही है, तो भाई उसका मूड खराब हो गया। जैसे 3 इडियट्स में कहते नहीं है कि बुरा लगता है जब दोस्त फेल होता है, और बहुत बुरा लगता है जब दोस्त टॉप करता है। सेम वर्णिता के साथ हुआ। वर्णिता लाइक यार वो तो सेम कास्ट का भी नहीं था यार, हमारी शादी कैसे हो गई? तो देवांशी लाइक ये एक सीक्रेट है, मैं बाद में बताऊंगी, हाल फिलहाल तो तुम ये कार्ड रखो और हल्दी वाले दिन ज़रूर आ जाना, और जो भी रस्में होती हैं, हल्दी, तेल, तिलाई, वरमाला वगैरह ये सब। तो वो कहती है श्योर, एक्स्ट्रा छुट्टी लेनी पड़े पर मैं तुम्हारी शादी करके ही जाऊंगी वापस। तो ठीक है। खैर दूसरे दिन शाम वर्णिता देवांशी के घर जाती है, क्योंकि वर्णिता के जहन में अभी भी वही सेम चीज चल रही थी कि आखिर देवांशी को उसका क्रश कैसे मिल गया।
अगर उसे मिल सकता है तो मुझे क्यों नहीं? बेसिक सी बात है, अगर हमारा दोस्त कोई बड़ी गाड़ी खरीद सकता है जो कि हमारे जैसा ही था, इनफैक्ट मुझसे ज़्यादा डम था, उसको उसकी फेवरेट कार मिल सकती है, तो वाई मुझे क्यों नहीं? वो जाती है, पूछती है कि यार देवांशी बताना यार, ऐसा क्या किया तूने जो तुझे तेरा क्रश मिल गया, बट यहाँ पे गाड़ी धक्का भी नहीं लगा पा रही है मेरी। तो वो फिर बताती है कि याद है हमारे स्कूल के पीछे एक घर था जिसमें एक पागल अंकल रहते थे, पागल बाबा। तो लाइक यस, हाँ रहते तो थे। तो देवांशी बोलती है मैं उन्हीं के पास गई थी, मुझे भी किसी ने बताया था कि वो मैजिक करते हैं इन सब चीज़ों में। तो लाइक देवांशी, मुझे भी ज़्यादा नॉलेज नहीं थी उसके बारे में, बट उन्होंने मुझे जैसा जैसा बोलते गए मैंने वैसा वैसा किया, और नाउ द टाइम उसकी फैमिली भी मान गई, मेरी फैमिली भी मान गई, और हम लोग आज शादी कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैंने उनसे ये भी बोला था कि उसकी एक गवर्नमेंट जॉब वो भी यहीं पर लगा दे, तो यू नो व्हाट, वो भी हो गया। तो मुझे तो वो भगवान से भी ज़्यादा बड़े लगते हैं। अब वर्णिता उसकी बातों से पूरी तरीके से फ्लुएंस हो चुकी थी। मतलब अब उसे ये लग रहा था कि मैं जल्द से जल्द जाके उस बंदे से मिलूं जिससे मेरी जुगाड़ लगने वाली है। अब मेरे को सिर्फ उस बंदे से मिलना है और मयंक से शादी करनी है, दैट्स इट। कोई अलग गोल नहीं है उसका। अब उसे सिर्फ और सिर्फ उसका एक ही गोल दिखाई दे रहा है कि मुझे उस इंसान से मिलना है और शादी करनी है, बात खत्म। अब देवांशी और वर्णिता नेक्स्ट मॉर्निंग उस घर में जाते हैं, तांत्रिक के पास। उसके घर से स्कूल 2-3 किलोमीटर दूर था, और स्कूल से उस तांत्रिक का घर बमुश्किल 800 मीटर दूर था, 500-800 मीटर दूर था। बचपन में ये लोग उस घर के आस पार जाने से भी बहुत डरते थे, क्योंकि वहां से बहुत गंदी गंदी आवाजें आती रहती थी। और आज ये लोग खुद की मर्जी से वहां पर जा रहे हैं। देवांशी साफ साफ उसको बीच में आगाह कर देती है कि देखो, अंदर कुछ भी हो, डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है। अगर तुम अपने काम को लेके डेस्परेट हो, तुम्हें जो चाहिए उसके लिए तुम अगर डेस्परेट हो ना, तो जिस हद तक जा सकती हो, डरना मत। क्योंकि उस जगह पे जाने में जो अंदर से जो आत्मा है ना, वो भी एक बार डर जाएगी। तो वर्णिता लाइक ठीक है, कोई इशू नहीं है, मैं चलूंगी, चलो। तो ये लोग जाने लगते हैं, और इन लोगों ने इसीलिए तय किया था क्योंकि डर बहुत लगने लग रहा था। शाम में तो जाने से रहते ये लोग, तो दिन में जाने का इन लोगों ने प्लान बनाया कि मॉर्निंग में 1-2 घंटा ब्राइड के लिए बहुत ज़्यादा वो नहीं रहता, वो लड़की के लिए जिसकी शादी होती है उसको ज़्यादा काम वाम तो रहते नहीं है, तो वेली बैठी रहती है, तो मॉर्निंग में चलेंगे, जल्दी चलेंगे। लेकिन तो शी इज़ लाइक ओके गो। मॉर्निंग में 7-8 बजे की बात होती है, ये लोग चले जाते हैं। जाते जाते रास्ते में इनको बहुत अजीब अजीब चीज़ें दिखती हैं। लाइक स्कूल से जब ये क्रॉस कर रहे होते हैं, तो अब स्कूल वैसा नहीं रह गया था जैसा ये लोग पढ़ते थे उस टाइम पे था। स्कूल काफ़ी हद तक खंडर हो चुका था, वहाँ पे लोग आना भी कम कर दिए थे, और कुछ ना कुछ रीज़न अगर पता लगाते तो वो पता चलता कि उस तांत्रिक की वजह से ही ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि उसने उस एरिया को बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी से भर दिया था। तो वर्णिता जैसे ही स्कूल क्रॉस करती है और उस रास्ते में ये लोग जा रहे होते हैं, लाइक पैदल, क्योंकि पास में ही था, तो उसको तभी से ख्याल थोड़े ख़राब से आने लगते हैं कि यार कुछ ज़्यादा बुरा तो नहीं हो जाएगा, कोई गलत चीज़ मेरे पीछे तो नहीं लगा देगा, कोई जादू टोना टोटका तो नहीं कर देगा कुछ। अगर मैं जो मांगने जा रहा हूँ अगर मेरे को वो नहीं मिले, उल्टा वो मेरे को किसी और चीज़ में कर ले, वशीकृत कर ले, या फिर पैसे वैसे बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में उस टाइम पे इन द सेकेंड बहुत सारी चीज़ें उसके दिमाग में चलती जा रही थी। एंड शी इज़ लाइक थोड़ा डर सभी को लगता है इन सब चीज़ों में। सेम उसके साथ भी यही सब कॉन्सेप्ट हो रहा था।
उसका कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड, सब कुछ बुरी तरीके से हिल गया था। बट कहते हैं ना, प्यार में वो ताकत होती है जो यमराज से भी अपने पति को वापस ला सकती है। तो ये तो बहुत छोटी सी बात थी, और परिणीता मयंक के लिए कुछ ज़्यादा ही डेस्परेट थी। आजकल ऐसा लव कभी बहुत कम मिलता। तो ये लोग पहुंच जाते हैं। घर में एंटर होने से पहले परिणीता की हालत खराब हो चुकी थी। ऑलमोस्ट उसका पूरा शरीर कांपने लगा था। पता नहीं क्यों, पर इतनी नेगेटिव एनर्जी उसने आज तक कहीं महसूस नहीं की थी। उसकी बॉडी ऑलमोस्ट, बट स्टिल हिम्मत करके वो अंदर गई। यहाँ तक आने के बाद अगर पीछे हट जाना तो ये बड़ी बेवकूफ़ी होती। तो देवांशी बोली कि मुझे उनसे बात करना अब नहीं है, क्योंकि उन्होंने मुझसे पहले ये डील कर रखा था कि एक बार अगर मेरा काम हो जाता है तो मैं उनसे बात नहीं कर सकती। और ये भी उन्होंने इसलिए बोला था क्योंकि वो मेरी प्रोटेक्शन के लिए, अगर मैं उनसे फिर से बात करती हूँ तो मेरे साथ थोड़ा बुरा हो सकता है। देवांशी ने ये क्लियर नहीं बताया उसको, बट ये ऊपर ऊपर का अंदाजा दे दिया कि हाँ मेरे लिए खराब हो सकता है, इसलिए मैं उनसे बात नहीं करूंगी। तुझे जो भी कुछ पूछना है, तेरी जो भी प्रॉब्लम हो, तुम्हारे दिमाग में जो भी चल रहा हो, तुम्हें जो भी चाहिए, तुम बस क्लियर कट कह देना, और वो जो बोले वो सुन लेना। फिर डिसीजन तुम्हारे हाथ में रहेगा। तुम अगर कर सकते हो अच्छी बातें, नहीं करना तो बिल्कुल मत करना। मैं फिर से बोलूंगी, अगर करना हो तो करना, नहीं कर सको तो बिल्कुल भी मत करना, कोशिश भी मत करना, क्योंकि एक बार अगर चले गए वापस आना मुश्किल है। वर्णिता लाइक ठीक है, सुनने में क्या अर्ज है, एक बार सुन लेते हैं। बहुत ही ज्यादा अटपटा होगा तो भाई मना कर देंगे। ये लोग जाते हैं अंदर। अंदर जाते स्टार्टिंग में इनको बहुत डर लगता है यार। लाइक कहीं पे कुछ पड़ा हुआ है, कहीं पे कुछ लाल कपड़ा पड़ा हुआ है, काला कपड़ा पड़ा हुआ है, थोड़े से ब्लड के छींटे हैं, ब्लड मतलब गंदी स्मेल। लाइक ऐसा ही लगता है जैसे बहुत सारे जानवर बहुत दिनों के मरे पड़े हैं और बहुत गंदी स्मेल की नाकों में जा रही थी। लाइक ऑलमोस्ट वर्णिता उल्टी करने वाली थी, पर देवांशी लाइक उसको संभाल लेती है, क्योंकि देवांशी ये सब कुछ देख चुकी थी और उन सब चीज़ों से निकल चुकी थी। तो लाइक उसको काफ़ी हद तक आइडिया था कि अब होने क्या वाला है, ये क्या पूछेगी और वो क्या बोलने वाले हैं। तो देवांशी कहीं ना कहीं ये समझ रही थी कि ये मना कर देगी, क्योंकि देवांशी उसे बचपन से जानती थी। शी इज़ तो सेंसिटिव और बहुत ही लाइक प्यारी लड़की थी। जैसे कि मैं स्टार्टिंग बोला था, शी इज़ सो ब्यूटीफुल एंड डिसेंट गर्ल। देवांशी भी जानती थी ये बात, पर वर्णिता अभी उसके दिमाग में क्या चल रहा था और किस कदर तक वर्णिता जा सकती थी अपने प्यार के लिए, वो देखना भी बाकी है। ठीक है, तो अब जो वर्णिता है वो उनके हॉल में एंटर करती है। देवांशी आवाज देती है, महेश काका, महेश काका। अंदर से आवाज आती है, आ रहा हूं बेटी। देवांशी तू फिर आ गई? मैंने मना किया था ना तुझसे बात करने के लिए, तू क्यों आई? देवांशी लाइक, नहीं नहीं काका, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी दोस्त है, मेरी जैसी समस्या है इसकी, और कुछ नहीं है। बस इसकी आप बात सुन लीजिए और उसको थोड़ा कुछ बता दीजिए, बाकी ये चली जाएगी वापस। तो वहां से एक बूढ़ा इंसान निकलता है, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल लाइक जैसा वर्णिता ने सोचा था कि एक बूढ़ा बेकार सा आदमी आएगा जिसका काले कपड़े पहना हुआ। नहीं नहीं, वेल मेंटेन, एक बूढ़ा चश्मा लगाया हुआ डिसेंट सा आदमी बाहर। कहता है, क्या नाम है बेटी तुम्हारा? तो कहता है, वर्णिता नाम है मेरा। तुम वही हेडमास्टर की बेटी हो ना? वर्णिता कहती है, हाँ।
तो वर्णिता थोड़ी सी हेजिटेट हो जाती है कि शायद ये मेरे फादर को जानते हैं, कहीं मेरे फादर से मेरे बारे में ये बातें ना कर दें जो मैं इनसे कहना चाहती हूँ। ऑब्वियस सी बात है, हर कोई नहीं चाहता कि मेरी लव लाइफ मेरे फादर तक जाए। तो शी इज स्कैर्ड, मतलब थोड़ी बहुत स्कैर्ड हो गई थी वो। बट सामने से ही जब आवाज़ आए ना कि टेंशन मत लो, तुम्हारे मन की बातें काफ़ी हद तक मुझे समझ में आ गई हैं, बस तुम खुल के बताओ, मैं तुम्हारे फादर से कुछ नहीं बोलूँगा। लाइक ये अचानक से क्या हुआ, उनको कैसे पता चला मेरी मन की बात? तो देवांशी उसके कान में कहती है धीरे से, मन की बातें भी जान लेते हैं। वर्णिता थोड़ी देर के लिए ना एकदम साइलेंट मोड में चली गई। लाइक अगर मन की बात जान लेते हैं तो मैंने अभी तक अंदर आते आते जो भी बातें मैं इनके बारे में सोच रही थी, इनको सब पता होगा फिर। वर्णिता इतनी बड़ी होने के बाद एकदम बच्चों जैसी चीजें सोच रही थी, तो उसका दिमाग और ज्यादा जल्दी जल्दी घूमने लगा एक ही जगह पे कुछ सेकंड्स में। तो वहां से वो काका बोलते हैं, दादा बोलते हैं, बेटा इतना मत सोचो, तुम्हें जो भी चाहिए तुम बस बोलो, अगर मेरे हाथ में होगा मैं वो कर दूंगा, मेरे हाथ में नहीं हुआ मैं बेटा नहीं कर पाऊंगा, चलो बताओ। तो वर्णिता शुरू कर दी। उसका सिंपल से 3 क्वेरीज थी कि मेरी जॉब कब लगेगी। तो बताते हैं तुम्हारी राशि में जॉब है ही नहीं है, तुम्हारी कुंडली में जॉब है ही नहीं है, तुम जॉब नहीं कर पाओगे कभी। फिर वो पूछती है मयंक के बारे में। तो मयंक का बेसिकली ये लोग बहुत ज़्यादा क्लोज फ्रेंड थे, तो मयंक की बेसिक चीज़ें उसको पता थी, लाइक डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ टाइम, बर्थ प्लेस कहाँ पे थी, तो बता देती है वो ऐसा ऐसा। तो बोलता है कि उसके भाग्य में बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पैसा, पर जॉब से नहीं है। लाइक उसको जॉब करनी पड़ेगी, प्राइवेट लगेगी, पर सरकारी जॉब तो वो कर ही नहीं पाएगा पहली बात तो, और प्राइवेट जॉब लगेगी, और वो भी उसकी कृपा होगी उसकी, तभी उसकी जॉब लगेगी। वो भी आसानी से नहीं लगेगी, उसके लिए बहुत सारे सेक्रीफाइस उसको भी करने पड़ेंगे, और साथ ही साथ उसके साथ जो रहने वाला है उसे भी करने पड़ेंगे। तीसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बात कि मेरी शादी मयंक से कैसे हो। दद्दू लाइक शॉर्ट हो गया एक सेकंड के लिए। कहते हैं तुम लोगों की शादी एक तो हो ही नहीं सकती किसी भी एंगल से, किसी भी तरीके से। उन्होंने बैठ के सारी चीज़ें मिलू के सब बता दिया कि भाई नहीं हो सकती। पर एक तरीका है कि ये तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स एकदम क्लियर हो जाएंगे, तीनों चीज़ें एकदम साथ में शार्प तरीके से चलने लगेंगी। एक अनुष्ठान होगा और ये सारी चीज़ें तुम्हें मिल जाएंगी, पर उसकी भी कुछ शर्तें होंगी, और वो शर्तें तुम्हें माननी ही पड़ेंगी। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा तुम्हारे पास। अगर तुम वो शर्तें मान लेती हो तो मैं तुम्हें आगे की नॉलेज दूंगा, अदरवाइज मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला। वर्णिता लाइक उसको तो सब मिल ही रहा था। अब हाँ मानते हैं, क्योंकि फाइनेंशियली वो वीक नहीं थी, तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चल रहा था कि ये थोड़ा फाइनेंशियली मांगेंगे कुछ, तो मैं वो सब कुछ दे दूंगी। तो शी सेड लाइक हाँ मैं सब करने को तैयार हूँ, आप तो मुझे बताओ ये तीनों चीज़ें पॉसिबल कैसे हो सकती हैं। इनफैक्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, थर्ड चीज़ कैसे पॉसिबल हो सकती है। तो बोलते हैं पक्का तुम, मतलब पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं है। उसी टाइम पे देवांशी भी उससे ये बोलती है सेम चीज़ कि वर्णिता सोच ले, एक बार गई ना तो वापस आने में नामुमकिन, रियलिटी नामुमकिन है, वो वापस नहीं आ सकते। तो वर्णिता लाइक हाँ कोई दिक्कत नहीं, ये चाहिए और यही चाहिए बस, किसी तीसरी चीज़ की जगह है ही नहीं है, किसी दूसरी चीज़ की जगह है ही नहीं है मेरे लाइफ में, मुझे ये चाहिए है तो बस चाहिए।
ठीक है। तो उस टाइम पे वो इंसान वर्णिता को पूरी विधि की सामग्री, पैसे, समय सब कुछ बता देता है और बोलता है इस समय पे इस सामग्री के साथ मेरे घर पे अकेले आना और हम अनुष्ठान शुरू करेंगे। ठीक है। वर्णिता चली जाती है देवांशी के साथ। नेक्स्ट डे देवांशी की शादी होनी थी। मेन डे जहाँ पे खाना वाना होता है, वरमाला वगैरह डलती है, सारी चीज़ें होती हैं। तो देवांशी बिजी थी। वर्णिता ने अकेले पूरा सामान लिया। गई, जो चीज़ें नहीं ले पाई थी वो चीज़ें उसने कहीं से भी एक्स्ट्रा पैसे देके अरेंज की। जो चीज़ें वो छू भी नहीं सकती थी, जिन चीज़ों का उसे एक्सपेक्टेशन नहीं था कि ये चीज़ इसमें लगेंगी, लाइक ब्लड, फ्रेश ब्लड, बोन्स, मीट, ये सारी चीज़ें जो फ्रेश चाहिए थी, तो वो चीज़ें उसने करवाई किसी से एक्स्ट्रा पैसे देके। एंड देन नेक्स्ट 2 days, अगले 2 दिनों में वो वहीं पर पहुंची, पूरा सामान उनको दिया और अगले 24 घंटे के लिए वो विधि शुरू हुई जिसके लिए वर्णिता को बुलाया गया था। अगले 24 घंटे वर्णिता उस जगह पर ही रहने वाली थी जहां पर वो विधि संपन्न होनी चाहिए थी। वर्णिता ने सेम किया जैसा उस बाबा ने उससे बोला था। आफ्टर 24 hours कुछ अलग हुआ। सब कुछ साइलेंस, एकदम। जिस घर से अभी तक बहुत गंदी बदबू आ रही थी, ऐसा लग रहा था 3-4 दिनों से जानवर मरा पड़ा हुआ है, उस घर में एकदम से बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल, खुशबू आने लगी, बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आने लगी। वर्णिता समझ नहीं पाई। तेज हवाओं के साथ जो भी नीचे मंडप सजाया हुआ था उन्होंने, जो भी चक्र बनाए थे, अपने आप सब चीज़ें होने लगी। बाहर सब कुछ शांत है पर घर के अंदर बहुत तेज हवा चल रही है। जो कैंडल्स, दिए वगैरह लगाए हुए थे सारे बुझ गए। और सबसे अजीब बात, जो फ्रेश मीट, जो फ्रेश ब्लड उन्होंने उनसे मंगाया था, जो बोन्स उन्होंने मंगाई थी, अचानक अंदर एक रूम में जाने लगा। अचानक लाइक ब्लड करते हुए जा रहा है, मीट ऑटोमेटिकली उड़ते हुए जा रहा है, हड्डियां ऑटोमेटिकली अंदर एक कमरे में जा। वहां से एक जानवर, राक्षस की आवाज आ रही है, खाने की, पीने की, जोर जोर से चबाने की, लाइक खाच 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 खाच। इतनी तेज की वर्णिता की ऑलमोस्ट बॉडी पूरी लाइक वाइब्रेट करने लगी, बहुत तेज तरीके से। उसके अंदर से ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा बाहर आने वाली, इतना तेज डर लग रहा था उसको। उसकी आंखों में लाइक वो कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी उस टाइम पे। तब कहीं जाके वो अंकल ने उसको संभाला, दद्दा ने उसको संभाला कि ये अभी वो आया है, वो जो तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी करेगा, वो भी आया है। और अभी वो आके अपना लंच कर रहा है। जब तक लंच कर रहा है तब तक मैं उसकी कुछ चीजें तुम्हें बताना चाहता हूँ। पहला, उसको कभी गुस्सा मत देना, वो जो मांगे उसको समय पर दे देना। दूसरा, उससे जो भी मांगोगे उसके बदले में वो तुम्हें एक विश मांगेगी। तुम उससे एक विश मांगोगे, वो तुमसे एक विश मांगेगा। हर बार तुम जब भी कुछ भी उससे मांगोगे वो तुमसे मांगेगा। और तीसरा, वो जब भी तुमसे कुछ कहना चाहे तब तुम उससे मना नहीं कर सकते, क्योंकि उससे उसे गुस्सा आता है और गुस्से में वो कुछ भी कर सकता है कि तुमने उसे बुलाया है। इस चीज का ध्यान तुम्हें रखना ही रखना है।
वर्णिता बहुत ज़्यादा डर गई थी, बहुत ज़्यादा डर गई। अगर उसे ये सब पहले पता होता तो शायद वो ये कदम ना उठाती, लेकिन अब पीछे नहीं हट सकती थी। ये चीज़ बहुत पहले ही उसे पता थी, बहुत पहले से। नाउ द टाइम वो आवाज़ कमरे से आना बंद हो गई थी, मतलब उसका लंच कंप्लीट हो चुका था। वो पूरा मीट, बोन्स और ब्लड पी चुका था, खा चुका था, फिनिश। अब शर्त ये थी कि अगर तुम्हें उसको देखना है तो तुम्हें पहली बलि देनी पड़ेगी। वर्णिता ने उस आदमी से पूछा कि मुझे बलि किसकी देनी, किसी जानवर की, मुर्गे की, भैंसे की, किसकी देनी? तो वो आदमी कहता है ये एक जिन है और जिन कभी जानवरों की बलि नहीं देते, वो इंसानों की बलि खाते हैं। और ये कहते ही वो इंसान बहुत क्रीपी स्माइल के साथ हंसने लगा, बहुत ज्यादा क्रीपी स्माइल के साथ। पर वर्णिता फंस चुकी थी उनके जाल में, तो वर्णिता कुछ नहीं कर सकती। अब देखते ही देखते उस इंसान ने वर्णिता को समझाया कि अब तुम पीछे तो हट नहीं सकती, पर एक काम कर सकती हो, अगले 24 घंटे के अंदर अंदर या तो तुम इसे बलि दोगी तो ये तुम्हारे सामने आ जाएगा, अपना चेहरा तुम्हें दिखाएगा और तुम्हारी जो भी मनोकामना है वो सारी पूरी करेगा, या फिर 24 घंटे बाद ये खुद किसी को मार देगा जो तुम्हारा सबसे ज्यादा करीब होगा और ये वापस चला जाए। so scared. उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, वो एकदम पागल सी हो गई थी। उसे अभी साथ ही साथ गुस्सा देवांशी पे भी आ रहा था क्योंकि उसने उसको पूरी बात ही नहीं बताई थी अभी तक। डर और गुस्से का जो समायोजन बन रहा था उसके दिमाग में, उसके दिल में, उसकी पूरी बॉडी जो कांप रही थी, अब वो उठती है वहां से, उनको प्रणाम करके निकल जाती है, कहती है अगले 24 घंटे में मैं देख लूंगी मुझे क्या करना है। सबसे पहले देवांशी के पास जाती है क्योंकि देवांशी की शादी कंप्लीट हो चुकी थी और उसका उसी शहर में ससुराल था, तो मिलना आसान था क्योंकि उसका हस्बैंड भी उसको जानता था, क्लासमेट से बहुत अच्छे दोस्त भी थे पहले। तो वो जाती है उससे मिलने, उसको कमरे में ले जाके सबसे पहले तो उसको सुनाती है कि तुमने मुझे ये सब नहीं बताया था, ऐसा भी करना होता है, इंसान की बलि कौन देता है और तुझे लगता है मैं इंसानों की बलि दे पाऊंगी। देवांशी उसके कंधे पे हाथ रखती है, उसको बिठाती है और कहती है मैंने तुम्हें आखिरी वक्त तक ये बोला था कि अगर तुम्हें समझ में नहीं आए तो तुम वहां से हाथ हटा सकती हो, उस जगह पे नहीं जाती तुम। जब उन्होंने तुम्हें पूरी विधि बताई थी जिसमें उन्होंने मीट, ब्लड एंड बोन्स को लाने के लिए बोला था, तब भी तुम्हें समझ में नहीं आया। तुम क्यों किया तुमने? तुम खुद से उस जाल में फंसी हुई हो और तुम अब मेरे पास आके मुझे ब्लेम करना चाहती हो कि मैंने तुम्हें सही समय पे सही जानकारी नहीं दी। देवांशी ये बातें उसको चुभने लगी थी। वर्णिता ठीक है, पर अब मुझे ये बताओ कि मैं ऐसा क्या करूं जो कि मेरे लिए ठीक हो, मैं किसको मारूं? क्योंकि बलि तो इंसानों को ही देनी पड़ती है ना, ये तो बस उसको लेने आता है। तो वो कहती है कोई आसान सा शिकार दो। एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ ऑडियंस, कि
एक बार जब जिन किसी की लाइफ में एंटर कर देता है तो सबसे पहले वो उसकी बुद्धि खराब करता है, उसकी सोचने समझने की क्षमताओं को दबा देता है, तबाह कर देता है। साथ ही साथ उसके अंदर के नेगेटिव इंसान को, उसके अंदर के राक्षस को बाहर लाता है। कल तक जो वर्णिता बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल, डिसेंट और बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी की लड़की थी, आज वो मर्डर की बातें कर रही थी, जस्ट बिकॉज ऑफ जिन। क्योंकि अब उसको उसका स्वार्थ दिख रहा था, उसको पता था कि उसका स्वार्थ क्या है, उसको क्या चाहिए। दैट्स वाई अब वो करने जा रही थी जिसका अंदाजा उसे अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं लगा, मर्डर। और धीरे धीरे जिन उसके दिमाग को काबू भी करने लगा था, क्योंकि अनुष्ठान की एक प्रक्रिया के अंदर वर्णिता को अपने बाल, अपने नाखून, थोड़ा सा अपना खून भी देना पड़ा था। तो कहीं ना कहीं वो जिन जो अभी वर्णिता के साथ है, वो कहीं ना कहीं उसकी बॉडी से अटैच है। और वो बात भी झूठ है कि अगर 24 घंटे तक उसने कोई बलि नहीं दी तो वो खुद किसी को मार के चला जाएगा, जबकि जो चीज़ तुमसे जुड़ी हुई है वो जा कैसे सकती है। गाइस, अगर अभी तक आपको बहुत मज़ा आ रहा हो तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना प्लीज़। और अच्छी बहुत ज़्यादा लगे ना तो कमेंट में यार बता देना, ठीक है, कि भाई कैसी जा रही है, कैसी लग रही है ना। उसके बाद हम बहुत जल्दी आपके लिए इसका सेकंड चैप्टर लेके आएंगे जो एंड तक चलेगा, ठीक है, जो फाइनल सबमिशन तक लेके जाएगा इस स्टोरी को, ठीक है। तब तक के लिए अपना रखें ध्यान और इन सब चीज़ों से ना हो परेशान। राधे राधे।